सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ सकस इंटेरिकस। आज के लेक्चर में हम इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम क्या कहते हैं, सकस इंटेरिकस भी कहते हैं, उसके कार्य, उसके फंक्शंस, उसके वर्क के बारे में देखने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको फ्यू सेकेंड्स के लिए बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में किसके बारे में बताया था? हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाले डाइजेस्टिव जो रिएक्शंस होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के लोकल हार्मोन्स के बारे में देखा था और उनसे पड़ने वाले पाचन के अभिक्रियाओं पर प्रभावों के बारे में देखा था। जो भी तरह के इफेक्ट्स ये जो स्टिमुलेटर होते हैं, उद्दीपक जिसे कहते हैं, लोकल हार्मोन जो होते हैं, वो किस प्रकार से अफेक्टेड करते हैं डाइजेस्टिव केमिकल रिएक्शंस को, उसके बारे में हमने स्टडी किया और उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इसमें आज का जो बेसिक टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं, ये क्या है? इट इज अबाउट द फंक्शन ऑफ सकस इंटेरिकस। ये सकस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस के फंक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, इससे रिलेटेड जो भी तरह के एंजाइम होते हैं, वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वन बाय वन सीक्वेंस में हम इसको देखने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा यहाँ पे जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होने वाला है? मैंने कहा ये इरेप्सिन के प्रेजेंस में होने वाला है। अब ये इरेप्सिन जो कि सकस इंटेरिकस के केमिकल कंपोजिशन में आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो ये इरेप्सिन क्या करता है? मैंने कहा ये जो इरेप्सिन होता है स्टूडेंट, ये डाईपेप्टाइड, ठीक है, डाईपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है सिंगल एमाइनो एसिड में। मैं आपको बता दूं कि डाईपेप्टाइड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि बेसिकली डाईपेप्टाइड में क्या होता है। मैंने कहा यहाँ पे एमाइनो एसिड कितने होते हैं? बेसिकली यहाँ पे हम 2 एमाइनो एसिड की बात करते हैं। कितने? हम यहाँ पे 2 एमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, 2 प्रकार के एमिनो अम्ल की बात करते हैं। लेकिन ये डाईपेप्टाइड जिसमें 2 एमाइनो एसिड की हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप ये जानते हैं कि एमाइनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का क्या है, मोनोमर होता है, एकलक अणु होते हैं। और 2 एमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, जो बंध पाया जाता है, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे डाईपेप्टाइड के लिए कहा जाएगा कितने एमाइनो एसिड? मैंने कहा यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड की बात करेंगे। और ये जो डाईपेप्टाइड है वो इरेप्सिन, जो कि यहाँ पे सकस इंटेरिकस में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है, इस इरेप्सिन के प्रेजेंस में, और साथ साथ यहाँ पे हम पीएच किस रेंज में ले रहे हैं? यहाँ पे पीएच भी ले रहे हैं 7.8। तो 7.8 मतलब बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, और साथ साथ यहाँ पे इरेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में ये डाईपेप्टाइड किस में चेंज हो जाते हैं? मैंने कहा ये मोनोपेप्टाइड, या फिर इसे हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, सिंगल एमाइनो एसिड कह सकते हैं। इसमें कन्वर्जन को शो करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इरेप्सिन के बारे में और कौन कौन से पॉइंट्स हमें डिस्कस करना होता है। ये कहा जाता है कि इरेप्सिन इज अ एक्सोपेप्टाइडेज। यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ पेप्टाइडेज के बारे में स्टडी करते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे कि एक्सोपेप्टाइडेज क्या होता है, एंडोपेप्टाइडेज क्या होता है, उसमें आने वाले एंजाइम्स को जो है एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज अगर हम इरेप्सिन की बात करते हैं, तो ये जो इरेप्सिन है वो किस प्रकार का पेप्टाइडेज होता है? मैंने कहा ये एक्सोपेप्टाइडेज होता है। इरेप्सिन तो क्या है? एक्सोपेप्टाइडेज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की बात करें, किसकी? यहाँ पे ट्रिप्सिन की बात करें या फिर काइमोट्रिप्सिन की बात करें, और साथ साथ ये पेप्सिन की बात करें, तो ये तीनों ही प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो एंडोपेप्टाइडेज प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज कहने का मीनिंग ये होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जहां से ब्रेकेज शो करते हैं, जहां से पेप्टाइड बॉन्ड जो है टूटते हैं, वो ब्रेकअप होते हैं, बेसिकली
उसी से रिलेटेड ये टर्म दिया हुआ है कि अगर पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज बाहर की तरफ से एक्सटर्नल साइड से देखा जाता है तो उस तरह से हम उस कैटेगरी को इन्वॉल्व करते हैं एक्सोपेप्टाइडिस में। लेकिन यहाँ पे एंडोपेप्टाइडिस क्या होता है, इससे रिलेटेड इस कैटेगरी में आने वाले एंजाइम, आपको 3 एंजाइम्स के बारे में लर्न करना है। ये कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, काइमोट्रिप्सिन होते हैं और साथ साथ यहाँ पे पेप्सिन होता है। ये तीनों जो है इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज इंटरनल साइड से होगा तो इसे कह देंगे एंडोपेप्टाइडिस। और यहाँ पे एक सिंगल एग्जांपल है इरेप्सिन, जिसके हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया और पीएच का रेंज क्या था, मैंने कहा मोर देन 7, मतलब बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में ये क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। अब देखिए हमने इसका फर्स्ट फंक्शन सकस इंटेरिकस का या इंटेस्टाइनल जूस का स्टडी किया, सीधे लीड करते हैं सेकेंड फंक्शन के बारे में कि हमें और क्या स्टडी करना है। देखिए अब इसमें पाए जाने वाले सकस इंटेरिकस में पाए जाने वाले जो ये डाइसैकेराइडेज एंजाइम होते हैं, और डाइसैकेराइडेज एंजाइम नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये किस पे वर्क करेंगे। तो ये डाइसैकेराइडेज एंजाइम जो हैं, जो भी प्रकार के डाइसैकेराइड टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शर्करा होते हैं, तो उस पे ही क्या करेंगे, ये वर्क करेंगे। लेकिन ये डाइसैकेराइडेज एंजाइम में भी हमने यहाँ पे 3 स्पेसिफिक एंजाइम को इंक्लूड किया है, और ये कौन कौन से होते हैं, आपको ये नेम जो है हमेशा अपने माइंड में रखना है, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम ऐसे हैं जो डाइसैकेराइड पे वर्क करते हैं और डाइसैकेराइडेज प्रकार के होते हैं। ये माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज जो हैं किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस को जो एग्जिबिट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पे 3 स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं और हर रिएक्शन में किस तरह से माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज जो है इन्वॉल्व होता है, हम 1 बाय 1 सीक्वेंस में ये स्टडी करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, विशिष्टीकृत प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सपोज माल्टेज की बात करें तो माल्टेज जो है वो किस पे वर्क करेगा, तो आपको ये दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन, जो रिएक्शन आपको दिख रहा है इसमें माल्टेज जिस सबस्ट्रेट, जिस क्रियाधार पे अपने फंक्शंस को शो कर रहा है, अपने कार्य को प्रदर्शित कर रहा है, वो कौन सा है, मैंने कहा माल्टोज है। तो इस माल्टोज सबस्ट्रेट पे कार्य किया किसने, इस पे फंक्शन किया, वर्क किया माल्टेज ने, और इस माल्टोज को इसके सिंपल फॉर्म, इसके सरलतम रूप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब माल्टोज को इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज क्या होता है, ये माल्टोज चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में, और यहाँ पे ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने, मैंने कहा यहाँ पे ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन ये तो केमिकल रिएक्शन माल्टेज के प्रेजेंस में हुआ। अब देखिए हम सेकेंड टाइप के डाइसैकेराइड एंजाइम के बारे में, डाइसैकेराइडेज एंजाइम के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और ये क्या है, ये है सुक्रेज। तो सुक्रेज किस पे वर्क करेगा, ये एंजाइम जो है बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, इसलिए सुक्रेज जो है इसी से रिलेटेड, ये जिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बना हुआ है उसी पर ही क्या करेगा, वर्क करेगा। तो मैंने कहा ये सुक्रोज पे ही कार्य करता है, और सुक्रोज पर ये कार्य करके सुक्रोज जो सबस्ट्रेट होता है उसको किस में चेंज करता है, उसको इसके सिंपल फॉर्म और सरलतम भाग में चेंज कर देता है। और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज कन्वर्ट किस में होता है, ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन तब होता है जब सुक्रोज पे सुक्रेज वर्क करता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यदि माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम वर्क करता है। अब हम सीधे लीड करते हैं हमारे थर्ड टाइप के डाइसैकेराइडेज एंजाइम के बारे में, और ये क्या होता है स्टूडेंट, इसे हमने कहा है लैक्टेज। अब देखिए लैक्टेज किस पे वर्क करेगा, ये जिस सबस्ट्रेट पे वर्क करता है इसको कहते हैं लैक्टोज। किस पे वर्क करता है ये, मैंने कहा ये लैक्टोज पे वर्क करता है। तो जैसे ही ये लैक्टोज पे वर्क किया तो इसने क्या किया, लैक्टोज को उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके सरलतम भाग में उसको चेंज कर दिया। और ये कौन कौन से हैं, मैंने कहा ये हैं ग्लूकोज और क्या है, गैलेक्टोज। तो यहाँ पे लैक्टोज जो है वो कन्वर्जन शो कर रहा है, रूपांतरित हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, किसमें,
यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डाइसैकेराइडेज के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट टाइप के जो है रिएक्शन के तरफ। आप जानते हैं सक्कस एंटेरिकस में यहाँ पे डाइसैकेराइडेज के अलावा और कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो देखिए यहाँ पर लाइपेज एंजाइम की बात करते हैं। अब ये लाइपेज एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे वर्क करता है वो कौन सा सबस्ट्रेट होता है, किस क्रियाधार पे ये अपने कार्य को प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा अब देखिए ये जो लाइपेज होता है अब ये लिपिड पे वर्क करेगा, लिपिड पे वर्क करता है और इस लिपिड को भी इसके सरलतम रूप में चेंज कर देता है। क्यों, हम ऑलवेज हर रिएक्शन में सिंपलर फॉर्म की बात क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए बात करते हैं क्योंकि डाइजेशन का मीनिंग ही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर वाले ऑर्गेनिक फूड होते हैं उसको सिंपल और एब्जॉर्ब होने वाले या अवशोषित होने योग्य भाग में रूपांतरित होना ही डाइजेशन होता है। तो ये सारे डाइजेस्टिव रिएक्शंस हैं, पाचन से संबंधित अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे लाइपेज ने क्या किया, लिपिड पे वर्क किया। लिपिड पे वर्क करते ही लिपिड को ये किसमें चेंज कर देता है, मैंने कहा यहाँ पर फैटी एसिड क्या हो जाएगा, वो फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फैटी एसिड को कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं वसीय अम्ल। तो यहाँ पे फैटी एसिड के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल का भी क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो देखिए लिपिड चेंज हो गया है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे अपने सरलतम रूप में, किसके प्रेजेंस में, लाइपेज के प्रेजेंस में। और लाइपेज क्या है, मैंने कहा ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम आप कंसीडर कर सकते हैं जो सक्कस एंटेरिकस से बिलोंग करता है। अब सीधे हम नेक्स्ट टाइप के एंजाइम जो कि इसी इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस आंतरिक रस से संबंधित हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के एंजाइम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कौन कौन से हैं, एक तो है न्यूक्लियोटाइडेज, क्या है, एक एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज और एक एंजाइम है न्यूक्लियोसाइडेज। अब ये न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज क्या होते हैं, हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड पे वर्क करेंगे और न्यूक्लियोसाइडेज जो हैं वो न्यूक्लियोसाइड पे वर्क करेंगे। बस बेसिक सा डिफरेंस आपको इतना पता होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे अब इसे केमिकल रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब क्या क्या होता है, मैंने कहा अगर इस पर्टिकुलर एंजाइम की हम बात करें, जैसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइडेज कह रहे हैं, तो इसने किस पे वर्क किया, इसने कार्य किया है न्यूक्लियोटाइड पे। और न्यूक्लियोटाइड पे जैसे ही न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने कार्य किया, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां से अब क्या होता है स्टूडेंट कि न्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण होगा, मैंने कहा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में और साथ साथ यहाँ पे जो है किसका फॉर्मेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप का भी फॉर्मेशन होगा। और ये ग्रुप कहाँ से आता है, ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के बारे में आपने सुना होगा, तो वहां से उससे संबंधित उसके आयनिक फॉर्म को ही क्या कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे उसके आयनिक फॉर्म में। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, अब न्यूक्लियोसाइड को भी आगे उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम इस पे कार्य करता है। अब न्यूक्लियोसाइड पे कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है, न्यूक्लियोसाइडेज है। जैसे ही न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड्स पे वर्क करता है तो अब ये न्यूक्लियोसाइड किसमें चेंज हो जाएगा, अब ये पेंटोज शुगर में चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा ये पेंटोज शुगर में चेंज होगा और साथ साथ यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन बेस को क्या कहते हैं, इसे नाइट्रोजन बेस को नाइट्रोजिनस क्षारक भी कहते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन क्षारक का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ पेंटोज प्रकार के शुगर का भी क्या हो जाएगा, शर्करा का निर्माण होता है। देखिए
यहाँ पे स्पेशली नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो जब हम बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर अकॉर्डिंग टू 11th एनसीईआरटी वहाँ पे जो कि नीट के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर आप पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। और यही सेम टॉपिक 12th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब हम मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें हम अनुवांशिकी जो वंशागति जो है उसमें हम बेसिकली इसके बारे में नाइट्रोजनस बेस के बारे में स्टडी करते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नाइट्रोजनस बेस या फिर नाइट्रोजनीकृत क्षारक के बारे में बता दूं। आपने पिरिमिडीन और प्यूरिन के बारे में सुना होगा। तो ये जो दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन, जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में पढ़ना होता है। और उसी नाइट्रोजनी क्षारक का, उसी नाइट्रोजन बेस का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, न्यूक्लियोसाइड जो है बेसिकली अब चेंज हो रहा है पेंटोज शुगर में और नाइट्रोजन बेस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको क्या गिवन है, इसी ही पर्टिकुलर जो भी रिएक्शन हमने देखा है इसी से संबंधित, इसी से बिलोंग करता हुआ आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है कि द फाइनल डाइजेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसका जो अंतिम पाचन की प्रक्रिया है, जो फाइनल डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, कैरीड आउट बाय द सक्कस एंटेरिकस। इस प्रकार से हमने सक्कस एंटेरिकस से संबंधित जो भी एंजाइम्स होते हैं उन्होंने बेसिकली ये लास्ट पार्ट जो होता है जिसमें डाइजेशन हो रहा है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल स्टेप्स या फाइनल जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, उसमें किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वेरियस फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हुआ है, डाइजेशन हुआ है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हमने इसी के साथ जो भी तरह के डाइजेस्टिव रिएक्शंस थे उसे हमने वन बाय वन स्टडी किया। मैंने इस डाइजेशन के फिजियोलॉजी को ओरल कैविटी से स्टार्ट किया और हमने डाइजेशन के प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। और अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित ऑर्गन के बारे में स्टडी करना हम लीड करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एब्सॉर्प्शन के प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होना है, मैंने कहा एब्सॉर्प्शन, अवशोषण होना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें अवशोषण के बारे में। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में किस प्रकार के पदार्थ का, किस तरह के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है क्या होना है, मैंने कहा यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होना है, हम ये देखने वाले हैं। डाइजेशन के जस्ट बाद जो स्टेप होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो क्या होता है, वो अवशोषण की क्रियाविधि होती है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हाउ वी कैन डिफाइन द एब्सॉर्प्शन, आखिर हम अवशोषण को किस तरह से परिभाषित करें। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन लाइक सुगर, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजनस बेसिस etc are the transferred from the alimentary canal to the blood and lymph by the help of different type of epithelial cells. This process is called absorption. देखिए इसने क्या बोला, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इतने सारे कॉम्प्लेक्स टर्म को यूज करते हुए आपने देखा कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या है एब्सॉर्प्शन का। देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो भी डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट बनते हैं, एंड प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अंतिम उत्पाद। क्या है, मैंने कहा इसे कहते हैं अंतिम उत्पाद। तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है डाइजेशन के बाद, और ये जो अंतिम उत्पाद है वो कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये शुगर हो सकते हैं स्टूडेंट, ये एमिनो अम्ल हो सकते हैं, फैटी एसिड जिसे कहते हैं वसीय अम्ल भी हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक भी हो सकते हैं। तो ये जो भी अंतिम उत्पाद है जो कि डाइजेशन के बाद हमें दिखाई देता है उसका क्या होने वाला है, ये सभी प्रकार के एंड प्रोडक्ट जो कि डाइजेशन के बाद बनते हैं अब वो ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ से, मैंने कहा अब ये स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से सीधे रक्त के पास, मतलब ब्लड में या फिर ब्लड कैपिलरीज के पास क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे ही ये सभी प्रकार के अंतिम उत्पाद जो कि डाइजेशन के बाद जिनका फॉर्मेशन होता है तो ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि ये लसिकाओं में क्या हो जाएं, मिक्स हो जाते हैं। और इसमें हेल्प कौन करता है, अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल सेल्स, मतलब उपकला जो कोशिका है इसमें हेल्प करते हैं।
और इस पूरे एंटायर प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एब्सॉर्प्शन कहते हैं। जो भी अंतिम उत्पाद है, चाहे वो शुगर हो, एमाइनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, इन सभी का कहाँ ट्रांसफर हो जाना, ब्लड या फिर लिम्फ में क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, इसे ही हम क्या कहते हैं, एब्सॉर्प्शन कहते हैं। और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया में, इस ट्रांसफर के प्रोसेस में जो सेल्स अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो कौन सी होती है, मैंने कहा उसे एपिथेलियल सेल कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एब्सॉर्प्शन के प्रोसेस के बारे में देखा, इसके डेफिनेशन के बारे में देखा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है एब्सॉर्प्शन के बारे में ही, कि एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग होता है सांद्रता प्रवणता। क्या है इसका मीनिंग होता है हिंदी में, सांद्रता प्रवणता होता है। इसे क्या कहते हैं, सांद्रता प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो फूड पार्टिकल्स भोज्य पदार्थ के कण होते हैं, उसका अवशोषण किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, मैंने कहा ये डिपेंड करता है किस पर, उसके सांद्रता प्रवणता या फिर उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट विच इज रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर एब्सॉर्प्शन प्रोसेस, उसके बारे में कंप्लीटली स्टडी किया। नाउ वी आर लीडिंग विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर लास्ट पॉइंट, जो कि यहाँ पे हमें अवशोषण में पढ़ना होता है। वो क्या है कि यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन, मतलब एब्सॉर्प्शन के कितने प्रकार होते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमने डेफिनेशन देखा और ये भी देखा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर क्या करता है, किसी भी भोज्य पदार्थ के कणों का अवशोषण या फिर एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अब सीधे हम लीड करते हैं कि एब्सॉर्प्शन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए एब्सॉर्प्शन के यहाँ पे हम बेसिक 2 टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं कि किस किस प्रकार से, किस पर्टिकुलर मैनर को फॉलो करते हुए, किस मैकेनिज्म की सहायता से यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, कितने, मैंने कहा यहाँ पे एब्सॉर्प्शन को हम 2 प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। एक क्या होता है, देखिए वेरी फर्स्ट जो यहाँ पे टाइप है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये है पैसिव एब्सॉर्प्शन। ठीक है, और सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप है यहाँ पे एक्टिव एब्सॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे पैसिव एब्सॉर्प्शन और एक्टिव एब्सॉर्प्शन के बारे में जो है डिफरेंट, एक टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ आपको सारे पॉइंट्स दिख रहा है। हम जो है इनमें क्या क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, क्या क्या इन दोनों प्रकार के अवशोषण के बीच में विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, इस आधार पे सारे पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट पॉइंट आपको पैसिव एब्सॉर्प्शन में देखने को मिल रहा है, ये क्या है, देखिए ये है इनपैसिव एब्सॉर्प्शन, मतलब निष्क्रिय प्रकार के अवशोषण में। और देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैसिव एब्सॉर्प्शन है उसी का ही एक मेथड होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव एब्सॉर्प्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा निष्क्रिय अवशोषण। और निष्क्रिय अवशोषण के साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिव एब्सॉर्प्शन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सक्रिय अवशोषण। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा सक्रिय अवशोषण। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे ये स्टडी करने वाले हैं कि पैसिव एब्सॉर्प्शन किस प्रकार से होता है और एक्टिव एब्सॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे इन द पैसिव एब्सॉर्प्शन, और पैसिव एब्सॉर्प्शन निष्क्रिय प्रकार के अवशोषण की ही एक विधि है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है विसरण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इन पैसिव एब्सॉर्प्शन जो निष्क्रिय प्रकार का अवशोषण है उसी का ही एक मेथड होता है विसरण, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है कि इन पैसिव एब्सॉर्प्शन या फिर डिफ्यूजन फूड सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड along concentration gradient without consumption of the ATP and energy। यहाँ पे क्या होता है कि जिन प्रकार के पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण होता है वो विसरण के माध्यम से होता है, और यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मैंने कहा यहाँ पर ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। मतलब क्या, सांद्रता प्रवणता के अनुसार
कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन। अब देखिए यहां पर हमने ये तो डिस्कस किया, लेकिन सांद्रता प्रवणता के अगर अनुसार हो रहा है, लेकिन यहां पे हम क्या यूज नहीं करते, एनर्जी पता है आपको किस फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो इसी ही पर्टिकुलर एटीपी के बिना कंजप्शन से, बिना एटीपी खर्च हुए यहां पर हमें कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है, पैसिव एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि एक्टिव एब्सॉर्प्शन में क्या होता है। देखिए एक्टिव एब्सॉर्प्शन में क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इन एक्टिव एब्सॉर्प्शन फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे अलोंग विथ लिखा हुआ था, मतलब उस सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है पैसिव तो, लेकिन एक्टिव क्या होता है, मैंने कहा सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, उसके जस्ट अपोजिट होता है। और यहां पर देखिए मैंने कहा ये क्या होगा, यहां पे फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होगा, लेकिन हमने यहां पे क्या देखा था, देखिए यहाँ पे सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में होता है। क्या होता है, इस तरह का जो अवशोषण है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में होगा, लेकिन ये किस में होगा, मैंने कहा ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है। यहाँ पे तो मैंने कहा एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं है, एटीपी का खर्च नहीं होता, इसका कंजप्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्टिव एब्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एटीपी क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। नाउ वी आर लीडिंग विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन द पैसिव एब्सॉर्प्शन एंड द एक्टिव एब्सॉर्प्शन, एंड व्हाट इज इट। मैंने कहा यहाँ पे देखिए सब्सटेंस लाइक मेनोज, किस प्रकार के सब्सटेंस की बात करें, अगर हम यहाँ पे मेनोज प्रकार के सब्सटेंस की बात करें, मेनोज के साथ साथ डी एमाइनो एसिड की बात करें, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्ल की जो यहाँ पे छोटी श्रृंखला होती है, या क्लोराइड आयन की बात करें, तो इन सभी प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसका अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है। मैंने कहा इसका अवशोषण, इसका एब्सॉर्प्शन जिस विधि के द्वारा होता है वो क्या है, इट इज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सरल प्रकार का या फिर सरलतम प्रकार का विसरण। क्या कहेंगे इसे कहेंगे सरलतम प्रकार का विसरण कहेंगे। तो देखिए सिंपल टाइप का जो डिफ्यूजन का मेथड होता है उसके द्वारा किन किन पदार्थों का यहाँ पे निष्क्रिय रूप से पैसिवली जो है अवशोषण आपको देखने को मिला। मैंने कहा यहाँ पे मेनोज का होता है, मेनोज के साथ साथ डी एमाइनो एसिड का होता है, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड का होता है, साथ साथ यहाँ पे कौन से आयन का आपको देखने को मिला, यहाँ पे क्लोराइड आयन का जो अवशोषण है वो पैसिवली ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि एक्टिव एब्सॉर्प्शन में किस प्रकार के पदार्थों का एक्टिवली या सक्रिय रूप से क्या होता है, अवशोषण होता है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज के साथ साथ एल एमाइनो एसिड की बात करते हैं, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात करें, मतलब ऐसा फैटी एसिड, ऐसा वसीय अम्ल जिसकी श्रृंखला क्या हो, लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड की बात करें। अगर इसके साथ साथ हम यहाँ पे सोडियम आयन की बात करें तो देखिए मैंने कहा ग्लूकोज, एल एमाइनो एसिड यहाँ भी है, एमाइनो एसिड यहाँ भी है, ये एमाइनो एसिड का डी फॉर्म है, और ये क्या है, ये एमाइनो एसिड का एल फॉर्म होता है। अब ग्लूकोज, एल एमाइनो एसिड और यहाँ पे शॉर्ट चेन वाले फैटी एसिड थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड दिख रहे हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के जो सोडियम आयन होते हैं उसका एब्सॉर्प्शन भी किस मेथड से होता है, मैंने कहा ये एक्टिवली ही होता है, सक्रिय रूप से होता है। अब देखिए हम यहाँ पे लास्ट जो डिफरेंस है इन दोनों ही अवशोषण के माध्यम के बारे में, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पैसिव में लास्ट स्पेसिफिक पॉइंट क्या गिवन है, ये दिया हुआ है कि फ्रक्टोज एंड मोस्ट एमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन, सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसे कहते हैं सुसाध्य विसरण। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं सुसाध्य विसरण, और ये भी एक निष्क्रिय प्रकार के अवशोषण का ही क्या है, मेथड होता
होता है। और इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर फ्रक्टोज और अधिकांशतया जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमाइनो एसिड होते हैं, उसका एब्सॉर्प्शन होता है किसकी सहायता से, मैंने कहा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन की सहायता से अवशोषण हमें देखने को मिलता है। अब सीधे हम यहाँ पे लीड करने वाले हैं कि एक्टिव एब्सॉर्प्शन, सक्रिय अवशोषण में हमें किस प्रकार के पॉइंट स्टडी करने होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इनिशियली दीज फूड सब्सटेंस, कौन से फूड सब्सटेंस जिसका यहाँ पे सक्रिय रूप से अवशोषण हो रहा है। इनिशियली प्रारंभ में क्या होता है कि ये जो भी प्रकार के फूड सब्सटेंस होते हैं आर ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द पैसिव मेथड, बट आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेज दे विल एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव मेथड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसका मीनिंग होता है साम्यावस्था। साम्यावस्था को के स्थापित होने से पहले, इक्विलिब्रियम के स्टेब्लिश होने से पहले क्या होता है, मैंने कहा प्रारंभ में इन सभी प्रकार के पदार्थ जिनका सक्रिय अवशोषण हुआ उसका पहले निष्क्रिय अवशोषण हो रहा था, लेकिन जैसे ही इनके बीच में साम्यावस्था स्थापित हो गया, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, स्टेब्लिश हो गया, तो इन प्रकार के पदार्थों का अब कौन से मेथड से अवशोषण होगा। मैंने कहा आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है किस मेथड से, मैंने कहा यहाँ पे एक्टिव मेथड से, सक्रिय प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा। हमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ पैसिव एब्सॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्सॉर्प्शन, जो कि पाचन से संबंधित टर्म्स है, इसके बारे में हमने क्या किया, वन बाय वन स्टडी किया। अब सीधे लीड करने वाले हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं कि आखिर लार्ज इंटेस्टाइन में किस किस प्रकार के पदार्थों का क्या होने वाला है, अवशोषण होने वाला है। देखिए यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्या दिख रहा है इसमें कि एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर सॉल्युबल फूड सब्सटेंस। अगर हम ऐसे फूड सब्सटेंस और भोज्य पदार्थ के बारे में बात करें जो किसमें सॉल्युबल हो, मैंने कहा जो वाटर में या फिर H2O में क्या हो, सॉल्युबल हो। तो वाटर में सॉल्युबल, जल में विलय प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसका जो अवशोषण की बात करें तो हम ये इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो भी वाटर सॉल्युबल फूड सब्सटेंस है उसका एब्सॉर्प्शन हमारा टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना है कि सिंपल शुगर की बात करते हैं, एमाइनो एसिड की बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। क्या क्या मैंने कहा, सरलतम प्रकार के जो शर्करा है क्या है, मैंने कहा सिंपल शुगर जो होते हैं, इसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे और एमिनो अम्ल की बात करेंगे। इन सभी प्रकार के जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है उनका एब्सॉर्प्शन कहाँ और किसके द्वारा होगा। देखिए दिस ऑल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। कहाँ पे होता है, मैंने कहा यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पदार्थों का एब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, ब्लड में होगा। लेकिन ब्लड में भी कैपिलरीज की सहायता से होता है। किससे, मैंने कहा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ या फिर इन द ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं जो होती हैं उसमें, ब्लड कैपिलरीज में यहाँ पे जो भी वाटर सॉल्युबल फूड सब्सटेंस है, जल में विलय भोज्य पदार्थ होते हैं, उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। किस मेथड से होता है, मैंने कहा यहाँ पे ये सरल प्रकार की विधि से होता है, सिंपल मेथड से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे पॉइंट को हम वन मोर टाइम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल शुगर, एमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, ये सारे वाटर में सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं उसका एब्सॉर्प्शन सिंपल प्रकार की विधि के माध्यम से, सरल प्रकार की विधि के माध्यम से रक्त केशिकाओं या फिर ब्लड कैपिलरीज में संपन्न होता है। इसके बाद देखिए ये हमारा स्टार पॉइंट है। अब हम ये स्टडी करने वाले हैं एब्सॉर्प्शन, उसके टाइप्स, उसके डेफिनेशन, उसके बारे में स्पेसिफिक पॉइंट को स्टडी करने के बाद अब सीधे लीड कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। ये क्या है, अब हम ये देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे अगर बड़ी आंत में किस प्रकार से अवशोषण की क्रियाविधि हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा इट इज द चीप साइट ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन। ये जो है जल के लिए, जल के अवशोषण के लिए किसका अवशोषण होता है यहाँ पे, तो मैंने कहा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से वाटर का क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब्ड इन द कोलोन। आप जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सिक्कम होता है, सिक्कम के साथ साथ कोलोन होता है, फिर रेक्टम होता है। तो इन तीनों ही पार्ट में ये जो कोलोन वाला पार्ट होता है जिसमें आपने देखा था
डिफरेंट टाइप्स के कॉलोन के बारे में आपने स्टडी किया था। हमने यहाँ पे असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे बड़ी आंत जो है एक तरह से क्या है, बड़ा स्थल है, किसके लिए, चीप साइट है एब्सॉर्प्शन के लिए, लेकिन इसमें भी केवल वाटर का एब्सॉर्प्शन हो रहा है और मैक्सिमम वाटर का जो एब्सॉर्प्शन है, अधिकांशतया जो जल का अवशोषण है वो कहाँ हो रहा है, किस पार्ट में हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के, मैंने कहा कोलोन वाले भाग में हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट पार्ट इसी के लार्ज इंटेस्टाइन के एब्सॉर्प्शन में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो एब्जॉर्ब सम ड्रग्स। अगर किसी प्रकार के या फिर सम टाइप ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर के एब्सॉर्प्शन के साथ साथ सम टाइप ऑफ ड्रग्स का भी क्या होता है, एब्सॉर्प्शन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा हमें या फिर बड़ी आंत के द्वारा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन सारे एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब सीधे लीड करते हैं हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि क्या है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। ये क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के विटामिन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस पूरे डाइजेशन के चैप्टर को किस सीक्वेंस में स्टडी किया। देखिए यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट थे, उसके बारे में देखा। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में, उसके डायग्राम के साथ साथ उसके फंक्शन, उसके टाइप्स के बारे में और ऑल द डिटेल फीचर के बारे में स्टडी किया। फिर हमने डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियों के बारे में स्टडी किया। फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को हमने अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में डिस्कस किया और लास्ट टॉपिक था हमारा एब्सॉर्प्शन का, और एब्सॉर्प्शन भी हमने लार्ज इंटेस्टाइन में किस प्रकार के पदार्थ का होता है ये क्या किया, डिस्कस किया। अब सीधे हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, ये क्या है, विटामिन्स। देखिए विटामिन्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक बेसिक पॉइंट हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स और वेरियस फॉर्म ऑफ विटामिन्स को जो है एक टेबल के थ्रू उनके फंक्शंस, उनके डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं इसके बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उस टेबल और उसके फंक्शन और उसके न्यूनता से होने वाले रोग के बारे में डिस्कस करने से पहले इसके ये डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन वर्ड किसने प्रपोज किया, विटामिन की डिस्कवरी किसने की, विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलेयता के आधार पर हम ये बात करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन की डिस्कवरी के बारे में जो इनिशियल पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये है कि विटामिन डिस्कवर्ड बाय एन.आई. ल्यूनिन। ठीक है, इन्होंने 1881 में 1881 में इन्होंने एन.आई. ल्यूनिन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, विटामिन की डिस्कवरी की। लेकिन वर्ड किसने प्रपोज किया, टर्म किसने दिया, तो टर्म विटामिन वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट। इनका नाम क्या था, इनका नाम था फंक। ठीक है, फंक ने जो है ये टर्म दिया था विटामिन का और इन्होंने टर्म दिया, मतलब शब्द का प्रतिपादन किया। लेकिन इसकी खोज किसने की थी, 1881 में, 1881 में एन.आई. ल्यूनिन ने इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड फर्स्टली डिस्कवर्ड जो विटामिन था वो कौन सा था, मैंने कहा जिस पर्टिकुलर विटामिन की डिस्कवरी सबसे पहले हुआ वो क्या है, मैंने कहा ये B1 है। क्या है ये, मैंने कहा ये B1 है। अब देखिए अब सीधे हम स्टडी करने वाले हैं विटामिन से संबंधित कुछ और स्पेशल पॉइंट। ये क्या है, विटामिन फंक्शन एज कोएंजाइम और पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोएंजाइम। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि विटामिन जो हैं वो फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, किसकी भांति कार्य करते हैं, मैंने कहा ये कोएंजाइम की भांति कार्य करते हैं। और पार्टिसिपेट किसमें करते हैं, ये कोएंजाइम के फॉर्मेशन में। कोएंजाइम के बारे में हम ये जानते हैं कि कोएंजाइम क्या होता है, बहुत ही लूजली अटैच जो है कोफैक्टर होता है जिसे हम आसानी से पृथक्कृत कर सकते हैं। विटामिन जो है वो मेजरली पार्ट होता है कोएंजाइम का, हालांकि इसके अलावा एटीपी भी होता है, एफएमएन मतलब फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड भी पॉसिबल होता है। तो ये सारे NAD, NADP ये सब सारे जो है कोएंजाइम्स होते हैं। तो विटामिन भी कोएंजाइम का एक मेजर पार्ट होता है। तो ये फंक्शन करेगा कोएंजाइम की तरह या फिर ये पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इन्वॉल्व होगा कौन से प्रोसेस में, मैंने कहा ये फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम के प्रोसेस में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं कि विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी।
यहाँ पे अगर बात करते हैं विटामिन के सिंथेसिस की, विटामिन के संश्लेषण की, तो विटामिन जो है उसका संश्लेषण कहाँ नहीं होता, मैंने कहा यहाँ पे हमारे बॉडी में इसका सिंथेसाइज या फिर सिंथेसिस नहीं होता है, ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो कहाँ होगा। सो इसीलिए अब क्या करना होता है, सो दे मस्ट बी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड अलोंग द डाइट। हम जो आहार ले रहे होते हैं, हम जो भोजन ले रहे हैं, उसी पर्टिकुलर फूड के साथ हमें एक्सटर्नली बाह्य रूप से इन सभी प्रकार के विटामिन्स को क्या करना होता है, लेना होता है। आपने ये देखा कि हमारे बॉडी में विटामिन्स का सिंथेसिस नहीं होता है, संश्लेषण नहीं होता है, हमें पर्टिकुलर ये जो डाइट के साथ या फिर आहार के साथ इन सभी प्रकार के विटामिन्स को इनटेक करना होता है, लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, विलेयता के आधार पे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ या फिर डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी, विटामिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कितने कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी या फिर विलेयता के आधार पे विटामिन को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं, मैंने कहा एक तो होता है फैट में सॉल्युबल विटामिन, और एक क्या होता है, मैंने कहा वाटर में सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, दो कैटेगरी, दो प्रकार की कैटेगरी के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कौन कौन से हैं, मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ विटामिन, विलेयता के आधार पे जो विटामिन हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हम बात करेंगे वसा में विलय, तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये क्या है, इसका मीनिंग होता है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी, जिसकी विलेयता वसा में देखी जाए। फैट सॉल्युबल विटामिन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखिए यहाँ पे विटामिन ए, डी, ई, के, कितने विटामिन, क्या यहाँ पे 4 प्रकार की विटामिन आपको दिख रहे हैं, 4 टाइप के जो विटामिन दिख रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये चारों प्रकार के जो विटामिन हैं वो फैट में सॉल्युबिलिटी को शो करते हैं, ये वसा में विलय विटामिन होते हैं। अब सीधे यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट कैटेगरी तरफ लीड करते हैं, ये है वाटर में सॉल्युबल विटामिन। देखिए यहाँ पे जल में विलय विटामिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 प्रकार के विटामिन है। कौन कौन से, विटामिन बी की बात करते हैं और विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में विलय विटामिन है, जबकि वहीं दूसरी तरफ विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के क्या हैं, ये चारों प्रकार के विटामिन फैट में सॉल्युबल है। तो यहाँ पे हमने विटामिन से रिलेटेड कुछ एक बेसिक बातें, कुछ एक हिस्टोरिक फैक्ट के बारे में स्टडी किया, जहां आपने देखा कि डिस्कवरी एन.आई. ल्यूनिन ने किया, जबकि टर्म किसने दिया, शब्द का प्रतिपादन फंक ने किया था। सबसे पहले जो जिस पर्टिकुलर विटामिन की डिस्कवरी हुई थी वो विटामिन कौन सा था, मैंने कहा विटामिन B1। अब इन सभी तरह के विटामिन को विद द हेल्प ऑफ चार्ट या फिर टेबल में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। टेबल्स में आपको जो है 3 कॉलम दिखाई देंगे, और इन 3 कॉलम में हम कैसे स्टडी करेंगे मैं आपको ये बता दूं। देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको वेरियस टाइप ऑफ विटामिन दिखाई देंगे, सेकेंड कॉलम में उस पर्टिकुलर विटामिन के क्या कार्य होते हैं हम ये देखेंगे, और साथ साथ यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है इट इज अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इनसे जो भी प्रकार के डिजीज होते हैं, जो भी प्रकार के रोग होते हैं, उसके लक्षण कौन से होते हैं, उन सभी सिम्टम्स को हम यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 सभी प्रकार के विटामिन के फंक्शन, उनके केमिकल नेम को भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे। किससे, मैंने कहा यहाँ पे कमी से होने वाले रोग, मतलब न्यूनता से होने वाले जो भी डिजीज होते हैं उसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या फिर सिम्टम्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, इसमें जो वेरी फर्स्ट जो विटामिन आपको दिख रहा है ये क्या है, हम यहाँ पे विटामिन ए की बात कर रहे हैं। देखिए विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, ठीक है, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है ये क्या है, मैंने कहा यहाँ देखिए विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, मैंने कहा इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ये यहाँ से इसके केमिकल नेम से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम क्या होता है। हमने देखा इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अब देखिए फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं।
कि कौन कौन से कार्य विटामिन ए के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन दिख रहा है सिंथेसिस ऑफ रेटिनॉल पिगमेंट, एक प्रकार का वर्णक होता है जो कि यहाँ पे विजन से रिलेटेड होता है, मतलब देखने से संबंधित एक वर्णक है जो बेसिकली आइज में हमें देखने को मिलेगा। तो रेटिनॉल और रेटिनॉल पिगमेंट जो है उसके संश्लेषण में साथ साथ ये कहते हैं कि जो नॉर्मल प्रकार के सामान्य प्रकार का जो विजन होता है, नॉर्मल विजन होता है, उसको ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं या फिर उसको इंक्रीज करते हैं। रेटिनॉल प्रकार के वर्णक के संश्लेषण में भी पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ इनका नेक्स्ट वर्क या फंक्शन क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, यह है ग्रोथ ऑफ बोन्स, टीथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द एपिथेलियम। ये उपकला को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेनेंस रख रखाव करते हैं। इसके साथ साथ ये दांत और अस्थियों की बात करें, बोन्स की बात करें तो इसको क्या करते हैं, इसको ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ किस किस का हो रहा है, यहाँ पे बोन्स का ग्रोथ है, यहाँ पे टिथ का ग्रोथ है और साथ साथ रखरखाव की बात करते हैं एपिथेलियम में। देखिए यहाँ पे जो भी फंक्शन को हमने डिस्कस किया एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा रेटिनॉल पिगमेंट जो है उसके सिंथेसिस में, और इसके साथ साथ ये प्रमोट करते हैं नॉर्मल विजन को, सामान्य प्रकार के दृष्टि को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये किसके ग्रोथ में हेल्प करेंगे, बोन्स के साथ साथ यहाँ पे टिथ के ग्रोथ में हेल्प करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम में भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम सीधे लीड करते हैं कि इस विटामिन ए की कमी से कौन से डिजीज होते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से, इसके डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया। क्या कहते हैं इसे, ज़ीरोफ्थेल्मिया। यहाँ पे सम टाइप ऑफ डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट डिजीज आपको दिख रहा है, जिसे मैंने क्या कहा, इसे कहा मैंने ज़ीरोफ्थेल्मिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज जो आपको दिख रहा है ये क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये डिजीज है। और थर्ड डिजीज आपको कॉलम में दिख रहा है ये है क्रेटोमेलेसिया। तो ये तीन प्रकार के डिजीज आपको विटामिन ए के या फिर रेटिनॉल के डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। ये कौन कौन से हैं, ये है ज़ीरोफ्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या फिर क्रेटोमेलेसिया की बात करते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के रोग किस पर्टिकुलर विटामिन की कमी से होने वाले हैं, मैंने कहा विटामिन ए से होने वाले हैं। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट टाइप के विटामिन। देखिए यहाँ पे इस कॉलम में आपको जो नेक्स्ट विटामिन दिख रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये है विटामिन डी, जिसे क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका केमिकल नेम होता है। इसका फंक्शन या इसके कार्य की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पे अवशोषण या एब्सॉर्प्शन किसका होने वाला है, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्प्शन एंड द रेटिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसके साथ साथ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन। ये क्या कार्य करते हैं, ये अगेन यहाँ पे ग्रोथ मतलब वृद्धि और रखरखाव की बात करने वाले हैं। किसके, मैंने कहा अस्थियों की। बोन्स के मेंटेनेंस और इसके ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ साथ मैंने कहा यहाँ पर ये किसके, रेटिनेशन, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हैं उसके एब्सॉर्प्शन में भी क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, मैंने कहा यहाँ पे विटामिन डी। लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं कि विटामिन डी का आप सभी को पता है कि व्हेन वी एक्सपोजर आवर नेकेड बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो एक बिग सोर्स होता है विटामिन डी का, जहां से हम डायरेक्टली विटामिन डी को गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या है, रिकेट्स इन द चिल्ड्रेन, ऑस्टियोमेलेसिया इन द एडल्ट एंड वीक सॉफ्ट बोन। यहाँ पर क्या है, टू टाइप्स के डिजीज आपको दिख रहे हैं। एक डिजीज आपको दिख रहा है रिकेट्स, और एक डिजीज जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे ये है बेसिकली क्या, ऑस्टियोमेलेसिया। दोनों ही डिजीज यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होने वाले हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो रिकेट्स डिजीज है ये विटामिन डी की कमी से तो होता है, लेकिन ये बच्चों में देखने को मिलता है, ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। लेकिन एडल्ट्स की बात करते हैं, वयस्क अवस्था में जो मानव होते हैं, पर्सन हैं, तो एडल्ट पर्सन की बात करें तो उसमें विटामिन डी की कमी से होने वाले डिजीज को रिकेट्स नहीं बोल के अब इसे बोलेंगे ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स हम तब बोलते हैं जब हम बच्चों की बात करते हैं। अब देखिए और कौन कौन से डिजीज होने के चांसेस हैं, मैंने कहा इसी डिजीज के सिम्टम्स दिए हुए हैं कि रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया में आखिर क्या होना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें बोन्स की, अगर अस्थियों की बात करते हैं तो वीक एंड सॉफ्ट बोन्स हो जाते हैं, और साथ साथ मसल डेवलपमेंट, जो पेशियों का विकास होता है, मसल का
डेवलपमेंट होता है ये भी क्या होता है, पुअरली होता है, बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, विघटित अवस्था में अस्थि हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग अलग सिम्टम्स को देखा और 2 टाइप्स के डिजीज के बारे में देखा विच वर कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का क्या था, रेटिनॉल था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लीड करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट विटामिन जो आपको इस कॉलम में दिख रहे हैं ये क्या है, इट इज अबाउट द विटामिन ई। अब देखिए यहाँ जो विटामिन ई है उसका केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन से हमेशा क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं 3 स्पेसिफिक पॉइंट से होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन इसके केमिकल नेम से राइज हो सकते हैं, इसके फंक्शन से हो सकते हैं और इसके कमी से होने वाले डिजीज से हो सकते हैं। देखिए इसके फंक्शन की बात करते हैं, विटामिन ई जो है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, विच स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द विटामिन ई, हम ये देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, इनहिबिट द ऑक्सीडेशन, इनहिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ द विटामिन ए एंड द फैटी एसिड। अगर वशीय अम्ल और विटामिन ए के ऑक्सीडेशन की बात करें, मतलब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया की बात करें, किस किस का, हमने कहा यहाँ पे फैटी एसिड, वशीय अम्ल के साथ साथ विटामिन ए जो होता है इसके ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, इसके ऑक्सीकरण को ये इनहिबिट करेगा, मतलब इसको डिक्रीज करेगा, मतलब प्रिवेंट करेगा, उसको संदमित कर देगा। ठीक है, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना, उसका संदमन करना। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों ही प्रकार के सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रोकेगा। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्टली आपको ऑप्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन दिखेंगे। यहां पे विटामिन ई से रिलेटेड पॉइंट होता है कि विटामिन ई जो है वो बेसिकली किसकी तरह एक्ट करेगा, मैंने कहा ये एक्ट करता है एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, स्टेरिलिटी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हम बंध्यता कहते हैं, तो उसके खिलाफ काम करते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। जो सारे फैक्टर, जो सारे सिम्टम्स यहाँ पे स्टेरिलिटी या फिर बंध्यता में हमें देखने को मिलते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करने वाला जो विटामिन है वो क्या है, मैंने कहा विटामिन ई है, टोकोफेरॉल है, इसीलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर कहा जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इससे होने वाले डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन से हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो यहाँ पे एक डिजीज आपको दिख रहा है, ये क्या है, इरेथ्रोसाइट ब्रेकडाउन। इरेथ्रोसाइट आप जानते हैं किसे कहते हैं, ये आरबीसी को कहते हैं, रेड ब्लड कप सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं को इरेथ्रोसाइट कहते हैं। और जब अगर आरबीसी क्या हो जाएं, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएं, टूट जाएं, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी की बात कर रहा है, तो क्या होगा, इससे जो डिजीज की, जिस पर्टिकुलर डिजीज और जिस रोग के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया को कहते हैं हिंदी में रक्तल्पता, मतलब खून की कमी हो जाना। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकेज ऑफ इरेथ्रोसाइट देखा जाएगा विटामिन ई के कमी से होने वाली डिजीज में, एक ये एनीमिया भी क्या है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और डिजीज के बारे में पॉइंट मेंशन है, इट इज अबाउट द मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी जो है इसी को ही बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रैम्प। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है क्रैम्प। अब ये क्रैम्प और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है और अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विटामिन ई से होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज कौन से हैं, तो ये सारे डिजीज जो हैं, चाहे एनीमिया वहां पे दिया हुआ हो, चाहे आपको ये एनीमिया डिजीज, हम एक और विटामिन के बारे में जब स्टडी करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो वहां पे विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन के बारे में हमें पढ़ना होता है, वहां पर भी एनीमिया से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और यहां पर भी विटामिन ई में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, ये आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहे हैं। अब देखिए यहां पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फेज होता है, पेशियों के संकुचन और उसके आराम की अवस्था या फिर इसे शीतलन की अवस्था कहते हैं, वो क्या है, वो पूरा मैकेनिज्म, वो पूरी क्रियाविधि क्या होती है, इससे प्रभावित होती है अगर किस विटामिन की कमी हो जाए, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ और इट इज अबाउट द विटामिन के। देखिए यहां पे भी हम इसी सीक्वेंस में स्टडी करने वाले हैं जिस सीक्वेंस में हमने प्रीवियस सारे विटामिन के बारे में स्टडी किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे विटामिन के इसके केमिकल नेम को स्टडी करने वाले हैं, जिसे कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं इसे, रेटिनॉल बोला, लेकिन इसके फंक्शन की बात करें तो इसे क्या कहते हैं,
ये सारे फैक्टर्स ये किन किन प्रकार के कारकों के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? मैंने कहा यहाँ पे एक कारक की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं इसे? प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है और इसके निर्माण में, इसके संश्लेषण में कौन सा विटामिन हेल्प कर रहा है? मैंने कहा ये विटामिन के कर रहा है। लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन के बारे में आप कब पढ़ते हैं? जब आप ब्लड कोएगुलेशन मतलब रक्त के स्कंदन की बात करते हैं, ब्लड के क्लोटिंग की बात करते हैं, तो रक्त के स्कंदन के ही रिलेटेड एक प्रोटीन की हम अगर बात करें, इसे क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। तो ब्लड के क्लोटिंग या फिर ब्लड के कोएगुलेशन के लिए आवश्यक एक रक्त स्कंदन कारक होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और इसके निर्माण में कौन सा विटामिन हेल्प करेगा? मैंने कहा विटामिन के करता है। अब देखिए इसके साथ साथ विटामिन के का और कौन से फंक्शन है? मैंने कहा ब्लड क्लोटिंग के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर की भांति भी ये कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन वाहक की भांति कार्य करेंगे। और लीवर फंक्शनिंग, जो लीवर यकृत के जो भी कार्य होते हैं उसको भी सही तरह से संपादित करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सीधे लीड करते हैं इस कॉलम नंबर 3 पे, जिसमें आपको ये देखना होगा कि इससे कौन कौन से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज होगा, किससे? मैंने कहा विटामिन के डेफिशिएंसी से। इट इज अबाउट द प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। यहाँ पर क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होता है। और लीवर जो है, लीवर मतलब यकृत, वो सही प्रकार से कार्य नहीं करता है। तो उसको हम किस पर्टिकुलर टर्म से हम इसको डिनोट करते हैं? मैंने कहा लीवर मल फंक्शनिंग। लीवर मल फंक्शनिंग का मतलब ये है कि लीवर जो अपना जो भी बेसिक वर्क है वो अच्छे से अगर संपादित ना करें, अगर ये बाइल का फॉर्मेशन ना करें, डिफरेंट टाइप के विटामिन को स्टोर ना करें, डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषाक्तीकरण का जो है क्रिया वो भी ना दर्शाएं, तो इन सभी प्रकार के जो फंक्शंस हैं जो लीवर के द्वारा हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ पर क्या होता है? इनहिबिट होता है, कम होता है। और इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिला कि क्या है? मैंने कहा यहाँ पे ब्लीडिंग के फेजेस देखने को मिलते हैं और इसी डिजीज को ब्लीडिंग डिजीज कह दिया। तो इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स हमें यहाँ पे इस विटामिन के डेफिशिएंसी से भी देखने को मिल सकते हैं। सीधे लीड करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि हम स्पेशली इसमें केवल एक सिंगल विटामिन की बात नहीं करेंगे, एक समुच्चय की बात करेंगे, एक पूरे ग्रुप ऑफ विटामिन की बात करेंगे जो विटामिन बी में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन बी1 के बारे में। देखिए विटामिन बी1 जो है इसका केमिकल नेम क्या है? मैंने कहा इसका केमिकल नेम है, इसे कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं इसे? थायमीन कहते हैं। और इसका वर्क क्या होता है? मैंने कहा ये अगर पेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य की बात करें कि ऑल द टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर रिलेटेड विद द मसल्स एंड द नर्व्स, तो नर्व्स, तंत्रिकाओं और मसल मतलब जो है पेशियों से संबंधित कार्य के लिए कौन से विटामिन रेस्पॉन्सिबल हैं? मैंने कहा विटामिन बी1 होता है, जिसका रासायनिक नाम, इसका केमिकल नेम क्या है? थायमीन है। अब सीधे लीड करते हैं कि इसकी कमी से कौन से डिजीज देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ मानव में विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो एक डिजीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेरी डिजीज। ठीक है, तो ह्यूमन में बेरी डिजीज होते हैं। यहाँ पर एक और डिजीज के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हमने इसके बारे में प्रीवियस विटामिन के कॉलम में भी स्टडी किया था। यहाँ पर भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे जो है यहाँ पे स्टेजेस देखने को मिलेंगे, इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लक्षण हमें प्रदर्शित होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे एनिमल्स में पॉलीयूरिटिस डिजीज होता है। पॉलीयूरिटिस का मतलब क्या होता है, या ये इसे हम एक और डिजीज कह सकते हैं। ये इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं किस डिजीज के सिम्टम्स से? मैंने कहा ये पॉलीयूरिया डिजीज के बारे में आपने सुना होगा। जब हम एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उत्सर्जन के चैप्टर में उससे संबंधित जो भी डिजीज होते हैं उसमें हम पॉलीयूरिया डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे या पॉलीयूरिटिस डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये ऐसा डिजीज होता है जिसमें जो ये यूरिन में अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। मतलब मूत्र के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का निष्कर्षण, उसका एलिमिनेशन पॉलीयूरिया कहलाता है, जो कि एनिमल्स में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस तरह के डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें विटामिन बी1 की कमी से देखने को मिल सकता है। किसी बुक में यहाँ पे केवल बेरी के बारे में ही मेंशन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ साथ
पॉलीयूरिया और पॉलीयूरिटिस डिजीज के बारे में भी क्या किया, मेंशन किया। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन के बारे में। विटामिन B1 के बाद इसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम स्टडी करने वाले हैं विटामिन B2 के बारे में। देखिए विटामिन B2 के बारे में क्या स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ये है कि इसका केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। क्या है इसका केमिकल नेम, होता है राइबोफ्लेविन होता है। इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका जो है फंक्शन होता है मेंटेन करना, रख रखाव करना, किसका, मैंने कहा स्किन का, त्वचा के रख रखाव। और उसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्क होता है ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम जो होते हैं उसके घटक के रूप में भी ये देखने को मिलते हैं। कौन, मैंने कहा राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B2 कहते हैं। तो कोएंजाइम कौन कौन से हैं, यहाँ पे कोएंजाइम के घटक की हमने बात की है इसके फंक्शन में। एक है FMN और एक क्या है FAD है। ये दोनों ही प्रकार के ऐसे कोएंजाइम होते हैं। FMN को क्या कहते हैं, फ्लेवोमोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहा जाता है, फ्लेवोमोनोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये एक प्रकार का कोएंजाइम है और इसी का घटक क्या होता है, मैंने कहा विटामिन B2 होता है। अब सीधे लीड करते हैं कि इस विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग के बारे में। हम यहाँ पे इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करें तो इसके कमी से होने वाले डिजीज में देखिए आपको ये डिजीज दिख रहे हैं चिलिकोसिस, ठीक है। यहाँ पे चिलोसिस डिजीज के बारे में, या फिर इसे हम हिंदी में लिखा होता है काइलोसिस, ठीक है। काइलोसिस या चिलोसिस डिजीज के बारे में देखें तो इस तरह की डिजीज होने की पॉसिबिलिटी किस विटामिन की कमी से होता है, मैंने कहा यहाँ पे विटामिन B2 की कमी से है। लेकिन यहाँ पे और कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, मैंने कहा सिर में दर्द होता है, हेडेक होता है, साथ साथ यहाँ पे मानसिक क्षमता और सोचने और समझने की क्षमता का भी क्या होता है, ह्रास होता है। तो यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन मिलते हैं, डिप्रेशन की कंडीशन हो जाती है और अलग अलग प्रकार के पाचन से संबंधित डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा। कौन कौन से, मैंने कहा यहाँ पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। पाचन से संबंधित जो विकार होते हैं, डिजीज होते हैं, वो भी इस विटामिन के डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिल सकते हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग विटामिन को टेबल वाइज स्पेसिफिक पॉइंट, उसके केमिकल नेम, फंक्शन और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के विटामिन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने विटामिन B1 और विटामिन B2 के बारे में डिस्कस कर लिया। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही यहाँ पे नेक्स्ट विटामिन क्या है, विटामिन B3। विटामिन B3 से कौन कौन से डिजीज होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम ये स्टडी करते हैं। विटामिन B3 से यहाँ पे देखिए इसे बेसिकली क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, मैंने कहा विटामिन B3 जो है इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। मैंने कहा देखिए ये क्या है, ये एंटी पेलेग्रा फैक्टर होता है। क्या होता है, ये जो नियासिन है इसे क्या कहते हैं, पेलेग्रा एक डिजीज है, इसके हम सिम्टम्स में देखेंगे तो ये एंटी पेलेग्रा जो फैक्टर होता है इसके भांति वर्क करते हैं। साथ साथ देखिए मैंने कहा अगर हम यहाँ पे बात करें NADP प्लस की या फिर NAD प्लस की बात करते हैं, ये सारे कोएंजाइम होते हैं। इसके अगेन हम कंपोनेंट की बात करें, इन सभी प्रकार के कोएंजाइम के घटक के रूप में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा के स्थानांतरण और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो हमें इसके द्वारा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं इसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा। इसके डेफिशिएंसी से होता है डिजीज, उसे कहते हैं यहाँ पे क्या, पेलेग्रा डिजीज कहते हैं। अब यहाँ पे कैनाइन ब्लैक टंग डिजीज, यहाँ पे जो एक जिह्वा से संबंधित रोग है इसे हमने क्या कह दिया, टंग डिजीज कह दिया। और यहाँ पे कुछ एक डायरिया के सिम्टम, अतिसार जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये डिजीज, इससे होने वाले जो विटामिन है इससे कौन कौन से डिजीज होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन B12 है। विटामिन B12 जो है इसे केमिकल नेम क्या कहते हैं, इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है इसका केमिकल नेम, साइनोकोबाल्मिन होता है। और इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। क्या, मैंने कहा यहाँ पर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। और अब इसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए मैच्यूरेशन ऑफ RBC इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। जो RBC है उसको परिपक्वता तक के स्टेज तक ले जाना, लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्वन में ये विटामिन B12 जो है हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ
ये अलग अलग प्रकार के कोएंजाइम ए जो होते हैं, कोएंजाइम जिसमें हम स्पेशली कोएंजाइम ए की बात कर रहे हैं, तो कोएंजाइम ए के सिंथेसिस में, उसके संश्लेषण में भी ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में भी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बेसिक फंक्शंस के बारे में देखा। कौन कौन से? मैंने आपको फर्स्ट बताया कि लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्वन में और न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ कोएंजाइम ए जो होते हैं उसके संश्लेषण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सीधे इससे होने वाले डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ था, इससे जो डिजीज होता है इसे क्या कहेंगे, रक्तअल्पता कहेंगे, जिसमें खून की कमी हो जाती है, क्योंकि इसकी कमी से किसका मैच्योरेशन नहीं होगा। मैंने कहा यहाँ पे जो आरबीसी है वो मैच्योर नहीं होते हैं, इमैच्योर स्टेज में ही रह जाएंगे इसकी कमी से। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फिर अफेक्ट होगा, यहाँ पे जो है ब्लड का फॉर्मेशन या फिर ये कहें कि रक्तअल्पता की जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। ब्लड जिस अमाउंट में फॉर्म होना चाहिए वो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इस एनीमिया डिजीज को ही कॉम्प्लेक्स टर्म प्रोवाइड किया गया है। इसको एंटायरली क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। क्या कहेंगे इसे आप कह रहे हैं पर्निशियस एनीमिया डिजीज। किस विटामिन की कमी से हमें देखने को मिल रहा है, मैंने कहा यहाँ पे विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया डिजीज जो है देखने को मिला। और इसी के साथ साथ हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे विटामिन होते हैं उसके बारे में स्टडी किया। और इसी लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से डाइजेशन का रिएक्शन होता है ये भी स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी लेक्चर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं, जो भी डिजीज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।